नमस्कार दोस्तों, बैंक प्रमोशन एग्जाम गाइड में आपका स्वागत है। आज हम आरबीआई के डीसिप फ्रेमवर्क को डिकोड करेंगे। ये वो बैंक हैं जो टू बिग टू फेल माने जाते हैं। तो चलिए अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। डीसिप बैंक का मतलब असल में क्या होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। In the context of the Indian banking system, what does the designation Domestic Systemically Important Bank, DSIB, primarily signify? Option A. A bank that has the highest percentage of non-performing assets, NPAs, in the domestic market. Option B. A bank whose systemic importance is so significant that its failure would cause a massive disruption to essential services and the overall economy. Option C. A bank that is exclusively owned by the Government of India and operates only within domestic borders. Option D. A bank that is required to maintain a lower credit-to-deposit ratio than the industry average to ensure liquidity. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी जिनका फेल होना इकॉनमी के लिए खतरा है। इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है। डीसिप का मतलब है डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक। ये वो बैंक हैं जो इतने बड़े होते हैं कि अगर ये डूब गए तो पूरा देश हिल जाएगा। इन्हें हम टू बिग टू फेल भी कहते हैं। डीसिप वो बैंक हैं जिनका एसेट साइज जीडीपी का 2% से ज्यादा होता है। अगर ये फेल हुए तो एसेंशियल सर्विसेज रुक जाएंगी। मान लीजिए एसबीआई जैसा बैंक अचानक बंद हो जाए तो करोड़ों लोगों का पैसा अटक जाएगा और पूरी इकॉनमी क्रैश हो सकती है। तो दोस्तों, याद रखिए कि डीसिप का मतलब सिर्फ बड़ा बैंक नहीं, बल्कि पूरी इकॉनमी की लाइफलाइन है। अगले सवाल में हम डीसिप लिस्ट के रिव्यू साइकिल को देखेंगे, जो एग्जाम में बार बार आता है। आरबीआई डीसिप की लिस्ट को कितनी बार रिव्यू करता है, इसे गलत मत करना। According to the Reserve Bank of India, RBI, framework, at what frequency is the list of domestic systemically important banks, DSIBs, reviewed and updated? Option A. Once every quarter. Option B. Once every 6 months. Option C. Annually. Option D. Biennially. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी साल में एक बार। अब सवाल है कि ऐसा क्यों? आइए देखते हैं। आरबीआई हर साल मार्च 31 के डेटा को एनालाइज करता है। इसके बाद वो अपडेटेड लिस्ट जारी करता है। पुराना स्तर जो भी हो, नया स्तर हर साल फ्रेश डेटा पर तय होता है। मान लीजिए मार्च 2025 का डेटा आया, तो आरबीआई उसके आधार पर साल के अंत तक नई लिस्ट बताएगा। तो दोस्तों, याद रखिए कि डीसिप का स्टेटस परमानेंट नहीं होता, यह हर साल रिव्यू होता है। अब क्वेश्चन 3 में हम डीसिप के 4 मेजर इंडिकेटर्स को समझेंगे, जहां कैंडिडेट अक्सर एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं। डीसिप तय करने के लिए आरबीआई किन इंडिकेटर्स को देखता है, ये पॉइंट एग्जाम में आता है। Which of the following indicators are used by the Reserve Bank of India to determine the systemic importance of a bank for DSIB designation? 1. Size, assets. 2. Interconnectedness. 3. Substitutability. 4. Complexity. Option A. 1 and 2 only. Option B. 1, 2, and 4 only. Option C. 1, 2, and 3 only. Option D. 1, 2, 3, and 4.
सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी ये चारों इंडिकेटर्स सही हैं। इसका बेसिक फंडा क्लियर कर लीजिए। आरबीआई किसी बैंक को डीसिप बनाने के लिए 4 चीजें देखता है: साइज, इंटरकनेक्टेडनेस, सब्स्टिट्यूटेबिलिटी और कॉम्प्लेक्सिटी। साइज का वेटेज 40% है, बाकी सब का 20-20% है। मान लीजिए कोई बैंक बहुत बड़ा है पर कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो शायद वो डीसिप लिस्ट में ऊपर न आए। तो दोस्तों, याद रखिए कि डीसिप बनने के लिए सिर्फ एसेट साइज नहीं, बल्कि इंटरकनेक्टेडनेस और कॉम्प्लेक्सिटी भी मायने रखती है। अगले सवाल में हम इंटरकनेक्टेडनेस के सब इंडिकेटर्स को देखेंगे जो एग्जाम में मिस नहीं करना चाहिए। इंटरकनेक्टेडनेस नापने के लिए इनमें से क्या यूज नहीं होता? यहाँ लोग अक्सर गलती करते हैं। Under the RBI's assessment methodology for DSIBs, which of the following is not a sub-indicator used to measure the interconnectedness of a bank? Option A. Intrafinancial system assets. Option B. Intrafinancial system liabilities. Option C. Total outstanding securities issued. Option D. Total number of retail branches in rural areas. सही जवाब है ऑप्शन डी, रूरल ब्रांचेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इंटरकनेक्टेडनेस का मतलब है कि एक बैंक दूसरे बैंकों से कितना जुड़ा है। एसेट्स, लाइबिलिटीज और सिक्योरिटीज, ये सब फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर के लिंक हैं। लेकिन ब्रांचेस सिर्फ फिजिकल रीच हैं। मान लीजिए बैंक ए डूबता है और उसने बैंक बी से भारी कर्ज ले रखा है, तो बैंक बी भी डूबेगा। यही इंटरकनेक्टेडनेस है। तो दोस्तों, याद रखिए कि इंटरकनेक्टेडनेस का मतलब फाइनेंशियली जुड़ा होना है, न कि फिजिकली ब्रांचेस खोलना। अब क्वेश्चन 5 में हम फॉरेन बैंक्स के लिए डीसिप सरचार्ज नियम को समझेंगे, जो एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट है। फॉरेन डीसिप बैंक्स का कैपिटल सरचार्ज इंडिया में कैसे तय होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। If a foreign bank operating as a branch in India is designated as a global systemically important bank, GSIB, by its home regulator, how is its additional common equity tier 1, CET1, capital surcharge in India determined? Option A. It is exempt from Indian surcharges as it is regulated by its home country. Option B. It must maintain a flat 1% surcharge in India regardless of its GSIB status. Option C. It must maintain an additional surcharge in India proportionate to its risk-weighted assets, RWAs, in India. Option D. It must maintain the same absolute capital amount in India as it does in its home country. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी इंडिया के रिस्क वेटेड एसेट्स के हिसाब से। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, फॉरेन बैंक अगर अपने देश में जीसिब है, तो उसे इंडिया में भी एक्स्ट्रा कैपिटल रखना होगा। यह अमाउंट उसके इंडियन एसेट्स के रिस्क पर डिपेंड करेगा। मान लीजिए सिटी बैंक यूएस में जीसिब है, तो उसे इंडिया में अपने लोन पोर्टफोलियो के रिस्क के हिसाब से एक्स्ट्रा कैपिटल रखना पड़ेगा। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया, तो एग्जाम में आप सेफ हैं। तो दोस्तों, याद रखिए कि ग्लोबल स्टेटस का असर लोकल कैपिटल रिक्वायरमेंट पर भी पड़ता है। चलिए अब क्वेश्चन 1 से 5 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। डीसिब वो बैंक हैं जिनका फेल होना पूरी इकॉनमी को डुबो सकता है। आरबीआई हर साल डीसिब की लिस्ट को अपडेट करता है।
डीसिप स्टेटस के लिए साइज के अलावा 3 और इंडिकेटर्स जरूरी हैं। रूरल ब्रांचेस की संख्या इंटरकनेक्टेडनेस का हिस्सा नहीं होती है। फॉरेन जीसिप को इंडिया में भी रिस्क वेटेड एसेट्स पर सरचार्ज देना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 6 डीसिप असेसमेंट के लिए बैंक सिलेक्शन सैंपल के नियम पर है, जो बहुत क्रिटिकल है। डीसिप असेसमेंट के लिए कौन से बैंक चुने जाते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। For the purpose of DSIB identification, the RBI focuses the assessment on a sample of banks. Which banks are automatically included in this assessment sample? Option A. All public sector banks and private banks with branches in more than 10 states. Option B. Banks having assets, including off-balance sheet items, exceeding 2% of the national GDP. Option C. Any bank that has been operational for more than 50 years. Option D. Only the top 3 banks by market capitalization. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी जिनके एसेट्स जीडीपी का 2% से ज्यादा है। इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है। आरबीआई हर बैंक को चेक नहीं करता, सिर्फ बड़ों को चुनता है। कट ऑफ लिमिट 2% ऑफ जीडीपी है। लेकिन याद रखिए, यह सिलेक्शन क्राइटेरिया है, डेजिग्नेशन नहीं। मान लीजिए देश की जीडीपी 100 रुपए है, तो जिस बैंक के पास 2 रुपए या उससे ज्यादा के एसेट्स होंगे, सिर्फ उसी को डीसिब लिस्ट के लिए इवैल्यूएट किया जाएगा। अगर वो सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट निकला, तभी उसे डीसिब का टैग मिलेगा। तो दोस्तों, याद रखिए कि 2% का रूल सिर्फ एंट्री पास है, फाइनल लिस्ट नहीं। अगले सवाल में हम डीसिब पर निगरानी के कारण को समझेंगे, जो एक लॉजिकल सवाल है। डीसिब पर निगरानी ज्यादा क्यों होती है, ये लॉजिक समझ लो। Consider the following statements. Assertion: A designated DSIBs are subjected to higher levels of supervisory oversight compared to other commercial banks. Reason: are the failure of a DSIB can have a cascading effect on the financial system, potentially leading to a collapse of real economic activity. Option A. Both A and R are true, and R explains A. Option B. Both A and R are true, but R does not explain A. Option C. A is true, but R is false. Option D. A is false, but R is true. सही जवाब है ऑप्शन ए। दोनों सही हैं और रीजन भी सही है। असल में कहानी यह है कि डीसिब का फेल होना एक डोमिनो इफेक्ट जैसा होता है, इसलिए रेगुलेटर इन पर कड़ी नजर रखता है। फर्क यह है कि छोटे बैंकों के फेल होने से सिर्फ उनके ग्राहक प्रभावित होते हैं, लेकिन डीसिब के फेल होने से पूरा बाजार डूब सकता है। मान लीजिए एक छोटा कोऑपरेटिव बैंक बंद होता है, तो न्यूज़ नहीं बनती। लेकिन अगर एसबीआई जैसा डीसिब बैंक हिल जाए, तो स्टॉक मार्केट और करेंसी दोनों क्रैश हो जाएंगे। इसी डर की वजह से आरबीआई इन पर एक्स्ट्रा सुपरविजन रखता है। तो दोस्तों, याद रखिए कि डीसिब की निगरानी इसलिए ज्यादा है क्योंकि उनका रिस्क पूरे सिस्टम का रिस्क है। अब क्वेश्चन 8 में हम एसबीआई और एचडीएफसी के बकेट स्टेटस को देखेंगे, जहां से डायरेक्ट सवाल आते हैं। किस बैंक को कौन सा बकेट मिला है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। Based on the Reserve Bank of India's 2025 assessment of DSIBs, which of the following represents the correct bucket assignment and associated CET1 surcharge for the designated banks? 1. State Bank of India, SBI, Bucket 4,
0.80%. 2. HDFC Bank, Bucket 2, 0.40%. 3. ICICI Bank, Bucket 1, 0.20%. Option A. 1 only. Option B. 1 and 2 only. Option C. 2 and 3 only. Option D. 1, 2 and 3. सही जवाब है ऑप्शन डी। तीनों मैचिंग बिल्कुल सही हैं। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आरबीआई बैंकों को उनके रिस्क स्कोर के हिसाब से अलग अलग बकेट में डालता है। एसबीआई सबसे बड़ा है, इसलिए वो बकेट 4 में है और उसे सबसे ज्यादा सरचार्ज देना पड़ता है। एचडीएफसी बकेट 2 में है और आईसीआईसीआई बकेट 1 में। मान लीजिए एसबीआई का रिस्क स्कोर और बढ़ जाता है, तो वो बकेट 5 में चला जाएगा। लेकिन फिलहाल एसबीआई को 0.80% एक्स्ट्रा कैपिटल रखना पड़ता है। तो दोस्तों, याद रखिए कि जितना बड़ा बकेट नंबर, उतना ज्यादा कैपिटल सरचार्ज। अगले सवाल में हम बकेट 5 के खाली होने का कारण समझेंगे, जो एग्जाम में कंफ्यूज करता है। बकेट 5 खाली क्यों रखा गया है, इसे गलत मत करना। In the 5-bucket structure of the RBI's DSIB framework, what is the primary purpose of bucket 5, which carries a 1% surcharge but currently remains empty? Option A. To reserve a spot for a potential new public sector bank merger. Option B. To act as a safety valve and disincentive, ensuring that if a DSIB grows even more systemically important, it faces an immediate and significantly higher capital penalty. Option C. To comply with international treaty requirements that mandate 5 buckets regardless of occupancy. Option D. To provide a lower surcharge for banks that show significant improvement in risk management. सही जवाब है ऑप्शन बी। यह एक सेफ्टी वाल्व और डिसइंसेंटिव है। देखिए, असली गेम यहाँ पर है। आरबीआई नहीं चाहता कि बैंक जरूरत से ज्यादा बड़े हो जाएं। इसलिए बकेट 5 को जानबूझकर खाली रखा गया है। इसका लॉजिक यह है कि अगर कोई बैंक बकेट 4 से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, तो उसे बकेट 5 की भारी पेनल्टी लगेगी। मान लीजिए एसबीआई और एग्रेसिव ग्रोथ करता है, तो उसे बकेट 5 में डाल दिया जाएगा जहां उसे 1% एक्स्ट्रा कैपिटल लाना होगा, जो बहुत महंगा पड़ेगा। यह डर उसे लिमिट में रखता है। तो दोस्तों, याद रखिए कि खाली बकेट 5 एक चेतावनी है कि इससे ज्यादा बड़े मत बनो। अब क्वेश्चन 10 में हम डीसिप स्कोर में साइज का वेटेज देखेंगे, जो बहुत क्रिटिकल है। डीसिप स्कोर में साइज का कितना वेटेज होता है, ये रट लो। Under the DSIB framework, the systemic importance score is a composite score. The size indicator, which measures the bank's total assets, carries a weightage of % in the final score. Option A. 20. Option B. 30. Option C. 40. Option D. 50. सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी 40%। रट्टा मत मारिए, लॉजिक को समझिए। डीसिब में बड़ा होना सबसे बड़ा फैक्टर है, इसलिए साइज को सबसे ज्यादा यानी 40% वेटेज दिया गया है। बाकी 3 इंडिकेटर्स को 20-20% मिला है। मान लीजिए किसी बैंक का टोटल स्कोर 100 है, तो उसमें से 40 नंबर सिर्फ उसके एसेट साइज के आधार पर तय होंगे,
और बाकी 60 नंबर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी और इंटरकनेक्टेडनेस से आएंगे। अगर आपने यह रेशियो याद कर लिया तो एग्जाम में आप सेफ हैं। तो दोस्तों, याद रखिए कि साइज किंग है, इसलिए उसका वेटेज डबल है। चलिए अब क्वेश्चन 6 से 10 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। डीसिब असेसमेंट के लिए बैंक के एसेट्स जीडीपी का 2% होना जरूरी है। डीसिब पर कड़ी निगरानी होती है ताकि सिस्टम फेलियर को रोका जा सके। एसबीआई बकेट 4 में है और एचडीएफसी बैंक बकेट 2 में आता है। बकेट 5 को खाली रखा गया है ताकि बैंक जरूरत से ज्यादा बड़े न बने। डीसिब स्कोर में साइज का वेटेज सबसे ज्यादा यानी 40% होता है। अगला क्वेश्चन 11 टू बिग टू फेल टैग के फंडिंग एडवांटेज पर है, जो एक हिडन बेनिफिट है। टू बिग टू फेल होने का फायदा क्या है, ये लॉजिक समझ लो। Consider the following statements regarding the too big to fail TBTF tag assertion. A DSIBs often enjoy a competitive advantage in funding markets. Reason: our market participants perceive an implicit government guarantee that these banks will be bailed out in the event of distress. Option A. Both A and R are true, and R explains A. Option B. Both A and R are true, but R does not explain A. Option C. A is true, but R is false. Option D. A is false, but R is true. सही जवाब है ऑप्शन ए। दोनों सही हैं। इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है। डीसिब होने का मतलब है कि सरकार उसे डूबने नहीं देगी। इस भरोसे की वजह से इन्वेस्टर्स इन बैंकों को कम ब्याज पर पैसा देते हैं। मान लीजिए एसबीआई और एक छोटा प्राइवेट बैंक दोनों बॉन्ड लाते हैं, तो लोग एसबीआई पर ज्यादा भरोसा करेंगे और कम रिटर्न में भी पैसा देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार एसबीआई के पीछे खड़ी है। तो दोस्तों, याद रखिए कि टू बिग टू फेल का टैग एक तरह की सरकारी गारंटी बन जाता है। अगले सवाल में हम जीसिब और डीसिब के इंडिकेटर्स का फर्क देखेंगे, जो एग्जाम में कंफ्यूज करता है। ग्लोबल और डोमेस्टिक फ्रेमवर्क में क्या फर्क है, इसे गलत मत करना। Which specific indicator is present in the GSIB global framework by the BCBS but is considered a sub-indicator within the RBI's DSIB domestic framework? Option A. Interconnectedness. Option B. Cross-jurisdictional activity. Option C. Complexity. Option D. Substitutability. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी क्रॉस ज्यूरिसडिक्शनल एक्टिविटी। फर्क यह है कि ग्लोबल लेवल पर यानी जीसिब में यह एक अलग इंडिकेटर है, लेकिन इंडिया के डोमेस्टिक फ्रेमवर्क में इसे अलग से नहीं गिना जाता, बल्कि साइज या कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर ही मान लिया जाता है। मान लीजिए कोई बैंक विदेश में बहुत बिजनेस करता है, तो डीसिब के लिए वो बड़ा फैक्टर है, पर डीसिब के लिए नहीं। तो दोस्तों, याद रखिए कि क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी डीसिब का मेन पिलर नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीसिब का सरचार्ज कैसे कैलकुलेट होता है, ये पॉइंट एग्जाम में आता है। In the stacking order of capital buffers under Basel III as implemented by the RBI, how is the DSIB surcharge applied? Option A. It is substituted for the Capital Conservation Buffer (CCB).
Option B. It is added on top of both the minimum CET1 requirement and the capital conservation buffer (CCB). Option C. It is deducted from the countercyclical capital buffer (CCCB). Option D. It is only required if the bank fails to meet its statutory liquidity ratio (SLR). सही जवाब है ऑप्शन बी। यह मिनिमम और सीसीबी के ऊपर जुड़ता है। असल में कहानी यह है कि यह एक एक्स्ट्रा लेयर है। पहले आपको 5.5% मिनिमम रखना है, फिर 2.5% सीसीबी और उसके बाद डीसिप सरचार्ज। मान लीजिए एसबीआई का सरचार्ज 0.80 है, तो उसे बाकियों से 0.80 ज्यादा रखना ही पड़ेगा। यह सरचार्ज किसी चीज को रिप्लेस नहीं करता, बल्कि टॉपअप की तरह जुड़ता है। तो दोस्तों, याद रखिए कि डीसिप सरचार्ज हमेशा एक्स्ट्रा बर्डन होता है, डिस्काउंट नहीं। अगले सवाल में हम लिक्विडिटी रूल्स पर डीसिप का असर देखेंगे, जहां कैंडिडेट अक्सर एग्जाम में कंफ्यूज होते हैं। डीसिप के लिए लिक्विडिटी नियम क्या है? यहां लोग अक्सर गलती करते हैं। Regarding the liquidity requirements for DSIBs, which of the following statements is correct? Option A. DSIBs must maintain a statutory liquidity coverage ratio (LCR) of 150%. Option B. The RBI performs more intensive monitoring of net stable funding ratio (NSFR) for DSIBs, though the minimum statutory percentage remains the same as other banks. Option C. DSIB designation mandates a higher statutory minimum LCR of 120%. Option D. DSIBs are exempt from standard LCR requirements. सही जवाब है ऑप्शन बी। एनएसएफआर की मॉनिटरिंग सख्त होती है, पर परसेंटेज सेम रहता है। अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ एक गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि डीसिप को एलसीआर भी ज्यादा रखना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। डीसिप फ्रेमवर्क का मेन फोकस कैपिटल पर है, लिक्विडिटी पर नहीं। आरबीआई बस इन पर नजर ज्यादा रखता है। मान लीजिए आम बैंक के लिए एलसीआर 100% है, तो डीसिप के लिए भी 100 ही रहेगा, बस चेकिंग ज्यादा होगी। तो दोस्तों, याद रखिए कि डीसिप का मतलब एक्स्ट्रा कैपिटल है, एक्स्ट्रा लिक्विडिटी नहीं। चलिए अब क्वेश्चन 11 से 15 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। डीसिप का बकेट कब डाउनग्रेड होता है? ये बहुत क्रिटिकल है। What is the transition rule for a DSIB whose systemic importance score (SIS) falls below the threshold for its current bucket? Option A. It is moved to a lower bucket immediately in the next monthly report. Option B. It must stay in its current bucket for at least 2 consecutive years of lower scores before a downward transition is permitted. Option C. It is allowed an immediate 50% reduction in its capital surcharge. Option D. The bank is removed from the DSIB list immediately. सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 2 साल का इंतजार करना होगा। अब सवाल है कि ऐसा क्यों? आरबीआई नहीं चाहता कि बैंक का स्टेटस बार बार बदले। इसे हम परसिस्टेंस रूल कहते हैं। अगर बैंक का रिस्क स्कोर कम हो गया, तो भी उसे तुरंत लोअर बकेट में नहीं डालते। मान लीजिए एसबीआई का स्कोर आज कम हो गया, तो उसे 2 साल तक उसी कम स्कोर को बनाए रखना होगा, तभी उसका सरचार्ज घटेगा। अगर आपने यह कॉन्सेप्ट सीख लिया, तो एग्जाम में आप सेफ हैं।
तो दोस्तों, याद रखिए कि बकेट अपग्रेड तुरंत होता है, पर डाउनग्रेड में टाइम लगता है। चलिए अब क्वेश्चन 11 से 15 तक का छोटा रिवीजन करते हैं। डीसिप को सरकारी भरोसे के कारण सस्ता लोन मिल जाता है। क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी डीसिप का मेन इंडिकेटर नहीं है, यह जीसिप में होता है। डीसिप सरचार्ज मिनिमम कैपिटल और सीसीबी के ऊपर जुड़ता है। डीसिप के लिए एलसीआर परसेंटेज सेम रहता है, बस निगरानी सख्त होती है। बकेट डाउनग्रेड के लिए स्कोर का 2 साल तक कम रहना जरूरी है। अगला सेट आरबीआई के नए पेनल्टी नॉर्म्स पर आधारित होगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है।